Hello everyone, so I am here to discuss with you all latest RTP of November 22 CA Inter पेपर 8 सेक्शन बी। तो आप सबको पता है कि पेपर 8 में दो सब्जेक्ट्स होते हैं विच इज़ FM एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। आई विल बी डिस्कसिंग हेयर ओनली RTP रिलेटिंग टू सेक्शन बी जो कि लेटेस्ट अपलोड हुआ है, दैट इज ऑफ नवंबर 22। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो क्वेश्चंस आपके पास पहले आते हैं आरटीपी में एंड बाद में आपके पास आंसर्स आते हैं। हालांकि मेरे को एक दो आंसर्स ठीक नहीं लग रहे थे तो मैंने इसी फाइल में आपको, जब मैं अभी शो करूंगी तो आपको पता चलेगा, मैंने वहाँ पे करेक्ट आंसर भी डाला है। जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ साथ मैं आपको चैप्टर भी बताती रहूंगी कि ये किस चैप्टर का पार्ट है, ताकि आपको चैप्टर की वेटेज पता चल जाए कि किस चैप्टर में से कितना आता है। ओके, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में 7th क्वेश्चन होएगा। 7 से 11th क्वेश्चन जो होता है दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन बी, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सेक्शन बी डिस्कस कर रही हूँ तो मैं इसको क्वेश्चन 1 के नाम से ही रेफर करूँगी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये सबको पता है कि ये चैप्टर 1 का पार्ट है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, उसमें से इन्होंने बोला है कि आप डिस्कस कीजिए पहला मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में आपको क्या एक्सप्लेन करना है, आपको बताना कि हमें वैल्यू एडेड क्यों चाहिए एंड देन इट्स फॉर्मूला। लेट्स रीड इट्स आंसर कि इन्होंने क्या दिया है। जो वैल्यू एडेड मेथड है दैट मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। बिल्कुल सही है। कहते हैं कि जो वैल्यू एडिशन है वो आपको क्या बताता है, जितना हर प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये होता है। इट मीन्स जो मैंने सामान बनाया वैल्यू ऑफ आउटपुट उसमें से माइनस करना है जो मैंने सामान नहीं बनाया, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड दैट इज ऑल्सो रॉ मटेरियल। इट मीन्स आपको ये पता चलता है कि आपने कितने की मेहनत की है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी में पता चलता है, एक साल में पता चलता है एंड ये आपको क्या बताता है, एंड इट इंटेल्स कंसोलिडेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच इंडस्ट्री। हर एक इंडस्ट्री ने जो प्रोड्यूस किया एंड जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसमें से इंटरमीडिएट परचेजेस आपको लेस कर देनी है, क्योंकि बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जो आपने परचेज किया है रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा है वो आपने तो कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो तो पुराने बंदे ने कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए आपको यहाँ पे उसको लेस करना है। लेकिन यहाँ पे आगे क्या लिखा है, दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट शोज अनडुप्लीकेटेड कंट्रीब्यूशन बाय ईच इंडस्ट्री। हर एक इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन बताता है विदाउट डुप्लीकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होगा कि एक हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आती है, तो उसको खत्म करने के लिए ही हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं। अगर हम वैल्यू एडेड मेथड यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्शन मेथड ही यूज करेंगे तो डबल काउंटिंग ट्रिपल काउंटिंग हो सकती है। इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया है कि डुप्लीकेशन नहीं होती इस मेथड से। क्यों? क्योंकि पिछले बंदे ने जितनी मेहनत की है वो आप माइनस करते आ रहे हो, वो आप बार बार ऐड नहीं कर रहे हो। फिर आपको पता होगा कि इसमें जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं तो हम कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं। थोड़ा सा अगर आपको और ब्रीफ कर दूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस जो गुड्स प्रोड्यूस किए फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो खुद के लिए गुड्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, ये मेन आपका फॉर्मूला होता है और इसी को इन्होंने यहाँ पे ओपन करके लिखा है कि जो वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग आइटम्स आर आल्सो इंक्लूडेड। देखो मैंने बताया, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय गवर्नमेंट एंटरप्राइज एंड हाउस होल्ड। इसका मतलब ये है कि जो आप खुद के लिए प्रोड्यूस करते हो, अब वो मार्केटेबल तो नहीं है ना। खुद के लिए जो प्रोड्यूस किया मतलब कोई सरकार ने किया, कोई हाउस होल्ड ने कुछ भी किया, मतलब यूज़ करने के लिए कुछ भी बनाया, तो मार्केटेबल तो नहीं है, मार्केट वैल्यू तो आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी आपको उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू लेनी है।
हालांकि मैं इस लाइन में जिस चीज़ के साथ सहमत नहीं हूँ वो ये है, लेकिन ये आरटीपी का ही आंसर है जो आईसीआई ने अपलोड किया है, तो इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि ओन अकाउंट प्रोडक्शन में हाउस होल्ड्स का काम नहीं होता है प्रोडक्शन करना। हाँ, आप गवर्नमेंट लिख सकते हो, हाँ आप एंटरप्राइज लिख सकते हो, हाउस होल्ड्स आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। फिर ये भी मैंने आपको बताया, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, एंड ये जो इम्प्यूटेड रेंट वाला पॉइंट है ना, तो ये वैल्यू एडेड के लिए रेलिवेंट नहीं है, दिस इज रेलिवेंट इन इनकम मेथड। इनकम मेथड में आपको पता है कि हम 5 हेड्स में लेके जाते हैं अपनी इनकम को, सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, तो ये जो रेंट है ना उसका पार्ट है ये, ओके। एंड चेंज इन स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये वाला जो पार्ट है ये चेंज इन स्टॉक है, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो अच्छा आंसर है अगर ओवरऑल देखूं तो इसको जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लेकिन 1-2 गलतियां हैं, हाउस होल्ड्स वर्ड नहीं आना चाहिए था, इम्प्यूटेड रेंट वाला पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। आप इसको थोड़ी इसकी प्रेजेंटेशन और अच्छी कर सकते हैं, फॉर्मूला ये वाला देके, ये वाला फॉर्मूला लिख के, ठीक है, आप इसको इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है जी। सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन। 3 सेक्टर मॉडल में व्हाट रोल डज द गवर्नमेंट प्ले। अब ये आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन है विच इज केन्जियन थ्योरी, ओके। तो कहते हैं 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले होता है। आपको पता है कि 3 सेक्टर मॉडल में जी ऐड हो जाता है, तो देखते हैं जरा नीचे आंसर क्या दिया है इन्होंने हमें। 3 सेक्टर केन्जियन मॉडल इज कॉमनली कंस्ट्रक्टेड एज्यूमिंग दैट, कहते क्या एज्यूम करता है कि जो गवर्नमेंट की परचेजेज हैं वो ऑटोनमस हैं, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हम जी से डिनोट करते हैं, एंड जी का जितना खर्चा है, वेदर इट इज़ कंजम्पशन, वेदर इट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो ऑटोनमस रहता है, इट इज़ एज्यूम्ड टू बी ऑटोनमस। ऑटोनमस का मतलब होता है विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। अगर आपको याद हो तो हम जो जी का कर्व करते होते थे वो कुछ ऐसा करते थे, इसका मतलब ही ये है कि वॉट एवर द लेवल ऑफ इनकम इज, अगर आपका 0 लेवल ऑफ इनकम भी है तब भी जी कुछ ना कुछ तो रहेगा, क्योंकि सरकार का काम क्या है यार, गवर्नमेंट का काम है सोशल वेलफेयर करना, गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम ये देखना नहीं है कि इनकम आएगी तभी मैं खर्चा करूंगा। तो गवर्नमेंट की जो जी वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दैट इज एज्यूम्ड टू बी ऑटोनमस। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट, ये तो सबको पता है कि इक्विलिब्रियम की एक ही कंडीशन है, चाहे वो 2 सेक्टर मॉडल है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, एंड दैट इज AD इज इक्वल टू AS। मैम वाई क्यों लिखा है, क्योंकि AS को हम वाई के तौर से भी डिनोट करते हैं। AD के 3 सेक्टर CIG एंड AS के C+S+D। अब आप इसको इलेबोरेट कर सकते हो, कैसे, इसको लिखने का एक और तरीका है, AD के 3 कंपोनेंट्स हैं, मतलब खर्चा 3 जने करेंगे, C, ठीक है, I एंड G। तो आप इसमें बता सकते हो कि C डिनोट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके, I डिनोट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड G डिनोट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड ये जो जी वाला पार्ट है दैट इज ऑटोनमस, ठीक है, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली अगर हम इसको भी खोलें, AS के पार्ट को भी खोलें, तो इट विल बी C+S+T वेयर C अगेन इज कंजम्पशन, S आर सेविंग्स एंड T आर टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट का कंपोनेंट ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यही सब यहाँ पे लिखना है। और इन्होंने एक और चीज़ लिखी है, ऑटोनमस एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स नेमली इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन इनकम, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये जो I है एंड ये जो G है, दीज आर ऑटोनमस, इन दोनों का कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाता है, मींस दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम, इनके जो फैक्टर्स हैं वो कुछ एक्सोजीनस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोजीनस, इट मींस एक्सटर्नल हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाहर है हमारी कंट्रोल के। फिर और क्या गवर्नमेंट करता है इकोनॉमी में, टैक्सेस लगाता है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स देता है, आई होप आपको पता हो ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं, इसमें सब्सिडीज आ जाती हैं,
स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, गवर्नमेंट की परचेजेज एंड गवर्नमेंट की बोरिंग्स। तो ये गवर्नमेंट का ओवरऑल रोल लिखा है कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है। ओवर एंड ऑल अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, लेकिन मैं कहूँगी कि आप इसको ADAS के जो कंपोनेंट्स हैं CIG या C+S+T, इसको थोड़ा इलाबोरेट कीजिए, ठीक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। ओके, एंड देन वी विल बी गोइंग टू योर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अ न्यूमेरिकल अगेन फ्रॉम योर चैप्टर 1। हालांकि इसके आंसर में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी है आपके RTP में। पहले मैं आपको बता दूं इन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने पूछा NNP MP निकालिए। अब यार सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की गिवन है। बड़ा साफ पता चल रहा है कि इनकम मेथड लगेगा। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, हालांकि नीचे सोल्यूशन भी है इसका, लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करें सीधा तो इनकम मेथड से हमारा NDP FC निकलता है एग्रीगेट, जिसमें अब आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इन एम्प्लॉयज लिखा है इन्होंने, ठीक है, 800 हो गया। येस वी नीड प्रॉफिट ऑल्सो विच इज 300. Yes, we need rent also, which is 200. Yes, we need mixed income also, which is 600. देख लीजिए कुछ और तो नहीं है, ये नहीं चाहिए। Yes, we need interest, तो ये इसकी वैल्यू है 60। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 8 3 11 2 13, ओके, इट विल कम आउट टू बी 1960 CR। जबकि आपके नीचे अगर आप सोल्यूशन में देखेंगे तो 19,600 दिया है शायद इन्होंने। आगे की कैलकुलेशन 1960 से की है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 1960 है। अब यार ये क्या निकला, ये NDP FC निकला। ऑब्वियसली वी नीड NNP MP, सो 2 एडजस्टमेंट्स आर स्टिल रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम इसमें NFIA ऐड करेंगे, जिसमें हम फ्रॉम अब्रॉड -2 अब्रॉड करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास फ्रॉम अब्रॉड की पिक्चर बड़ी क्लियर है, विच इज़ 25। एंड यू नो अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो हम प्लस करते हैं 25। हमारे पास 2 की कोई फिगर नहीं है, हालांकि इन्होंने नीचे सोल्यूशन में इसको ट्रीट किया है। गलत है, करंट ट्रांसफ़र कहीं ट्रीट नहीं होते हैं, ट्रांसफ़र इनकम्स ट्रांसफ़र पेमेंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होती हैं, तो ये 0 है। सो आई विल अज्यूम कि सिर्फ +25 ही होगा, विच इज़ फ्रॉम अब्रॉड। और अगर क्लियर कर दूं इसको आपको ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे, 25 -0, तो यहाँ पे जो फिगर आएगी वो 25 ही आएगी, एंड इट विल कम आउट टू बी 1985। ये आपका आ गया NNP FC. Still one more adjustment is required to bring it at MP, which is NIT, and it is 20. Because हम FC पे हैं and हमें MP पे जाना है, so you will add NIT, which is 20, and the answer will come out to be 2005 CR। नीचे इसका आंसर आपके सोल्यूशन में गलत है, आपको दिखा देती हूँ मैंने फाइल में, ये आपके इंस्टीट्यूट का आंसर है, क्योंकि इन्होंने ये वाली मिस्टेक की है। यहाँ पे ये वाली एडजस्टमेंट तो सही है, लेकिन क्योंकि यही स्टेप गलत हो गया तो आंसर नीचे गलत आ रहा है। मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर भी दिया है, जो कि वही है जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। सो दिस इज इट फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगेन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 क्वेश्चन चैप्टर 1 से एंड एक क्वेश्चन चैप्टर 2 से है। चलिए फिर आ गए हैं हम, अगर आगे चलें तो ये भी आपके चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है, हालांकि बहुत इजी है। ठीक है, थ्योरेटिकल है, आपके चैप्टर के बिल्कुल एंड पे इसके बारे में बताया हुआ है कि जब आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने लगते हैं तो आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ना। देयर आर मैनी, तो इसके लिए सेटिस्फैक्ट्री आंसर है नीचे, मैंने चेक कर लिया था, एक बार मैं पढ़ा देती हूँ आप लोगों को। द चैलेंजेस इन कंपाइलिंग इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज एज अंडर। ठीक है, तो इसको काट के आर एज अंडर करोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। सबसे पहले कहते
अभी आपने ना एक फॉर्मूला किया वैल्यू एडेड का, सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको करवाया था कि जो आप चीज़ें खुद के लिए प्रोड्यूस करते हो आपको उसकी वैल्यू भी लेनी है। अब उसकी वैल्यू निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। दिस इज योर फर्स्ट चैलेंज। वॉट एवर यू प्रोड्यूस फॉर योर सेल्फ कंजम्पशन, उसकी कितनी वैल्यू आप ऐड करोगे, ये एक चैलेंज है। देन दूसरा, कई लोग ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, कईयों को रिकॉर्डिंग ही नहीं करनी आती या कई कहते हैं छोड़ परे क्या करना है, तो उसके कारण कुछ आइटम रिकॉर्डिंग के लिए रह जाती हैं, मतलब जीडीपी अंडर वैल्यू रहती है। कारण अंडर वैल्यू क्यों रहती है, कारण इसका क्या है, क्योंकि इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस आर द मेन फैक्टर्स। देन कुछ लोगों का तो ये नहीं पता होता कि यार ये प्राइमरी सेक्टर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेकेंडरी से कर रहे हैं या टर्शरी से कर रहे हैं, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं तो वहाँ पे स्टेप्स में हम यही देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी से, टर्शरी से, तो इसको किस सेक्टर में डालें, इसकी ऑक्यूपेशन क्या है। टेक एग्जाम्पल ऑफ फार्मर्स, सीजनली एम्प्लॉयड होते हैं, वो 6 महीने फार्मिंग करते हैं, 6 महीने कोई और काम करते हैं, कहाँ पे डालोगे इसको, 6 महीने के लिए प्राइमरी सेक्टर में, 6 महीने के लिए सेकेंडरी में, गलत हो जाएगा। देन अगर आपको नेट वाले एग्रीगेट्स चाहिए तो आपको डेप्रिसिएशन निकालनी आनी चाहिए, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, तो उसकी एस्टिमेशन करनी बड़ी मुश्किल है। फिर कई बार जो डाटा है उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जाता, ऑब्वियस हमारे इंडिया में तो वैसे भी नहीं है, लोग इनकम टैक्स जो रिटर्न्स फाइल करते हैं वो अंडर वैल्यूड करते हैं, तो रिलायबल डाटा नहीं है, पूरा डाटा नहीं होता। एंड कुछ हमारे पास जो सेक्टर्स हैं वो नॉन मोनेटाइज्ड है, मतलब प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन वैल्यू नहीं है, नॉन मोनेटाइज्ड है। लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ हाउसवाइफ्स, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, जिसमें मार्केट वैल्यू निकालनी बहुत मुश्किल होती है। तो दीज आर सम चैलेंजेस जो आपको नेशनल इनकम की कंपाइलिंग में होते हैं। अगेन दिस वाज रिलेटेड टू योर चैप्टर 1। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, does government intervention always result in correcting market failure? Now this one is a tricky question. अगर आप ये देखोगे ना, आपके पास चैप्टर 4 है मार्केट फेलियर का एंड चैप्टर 5 है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट दैट, है ना, तो ये पर्टिकुलरली कहीं पे भी एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं है अगर मैं आपको बोलूं ये, लेकिन जो क्वेश्चन है ये आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर देना है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर तो करती है लेकिन क्या वो हमेशा मार्केट फेलियर को करेक्ट कर पाती है। मार्केट फेल हो जाती है ना, बड़ी बार आपने पढ़ा है, मोनोपोली आ जाती है, प्राइस ज़्यादा होती है, आउटपुट कम होता है ना, तो क्या हमेशा कहते हैं गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है तो क्या इसको करेक्ट कर पाती है। जो आईसीआई ने आंसर दिया है उसमें भी इन्होंने यही लिखा है कि हम श्योर नहीं है कि हाँ हमेशा ही गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इफेक्टिव रहेगी। कई बार हो भी सकती है इफेक्टिव, कई बार नहीं भी हो सकती, एंड कई बार तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के कारण ही प्रॉब्लम हो रही है, कई बार ऐसा होता है। तो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। We cannot be sure whether the government intervention would be effective or whether it would make the functioning of the economy less efficient. कहते पता नहीं है अच्छा करेगी या बुरा करेगी। Government failure where government intervention in the economy to correct a market failure creates inefficiency and led to मिसएलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज अक्कर वेरी ऑफन। कहते हैं ये हो जाता है कि जब गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है वो करेक्ट ना कर पाए या मिसएलोकेशन हो जाता है। तो कैसे होता है, कहते हैं कई बार जब इंटरवीन करती है ना सरकार तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं बड़े ज़्यादा, ठीक है, जिन चीज़ों की नहीं ज़रूरत उसमें भी चले जाती है सरकार। एंड दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के कारण न्यू प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपको पता है एक लाइन ज़रूर लिखी है आपके नोट्स में, आपके स्टडी मटेरियल में, कि गवर्नमेंट कई बार खुद ही मोनोपोली को प्रमोट करती है, ठीक है। आप इन्होंने क्या लिखा है कि कई बार जो इंटरवेंशन होती है वो सीरियस प्रॉब्लम्स एंड फ्रेश प्रॉब्लम्स लेके आती है। तो उसमें से एक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट कई बार खुद ही मोनोपोली क्रिएट करती है, लाइक बाय पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, कोई वोटिंग्स आने वाली हैं तो उस टाइम पे किसी बंदे को नाजायज फ़ायदा दे देती है। तो कई बार सरकार फेल हो जाती है एंड कई बार नहीं भी होती है, तो आपको इसका आंसर डाइसी ही देना है। ओके, चलिए देन नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, इसका पहला। नाउ चैप्टर 8 पता नहीं क्यों इसमें आरटीपी में बहुत फेवरेट था, एंड दिस रिलेट्स टू मनी सप्लाई। वेरी इजी क्वेश्चन।
इन्होंने बोला M1 निकालना है, ठीक है, नैरो मनी निकालनी है। आप सबको पता होगा नैरो मनी में क्या फर्क होता है, ब्रॉड मनी में क्या फर्क होता है, M1 एंड M4 में क्या फर्क होता है। M1 सबसे लिक्विड फॉर्म होती है, ठीक है, एंड M4 जैसे जैसे आप नंबर ऐड ऑन करते जाओगे वैसे वैसे लिक्विडिटी कम होती जाती है। आपको M1 के लिए आंसर देना है एंड M1 में ऑब्वियसली क्योंकि लिक्विडिटी देखनी है तो करेंसी विद पब्लिक आएगी, DD आएगा, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट्स विद RBI आएगा, टाइम डिपॉजिट्स नहीं आएंगे क्योंकि लिक्विडिटी कम हो जाती है, सेविंग डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन M2 तो ये भी नहीं आएगा। आई होप नीचे आंसर में ये तीनों चीजें ही ऐड की हूं, एक बार देख लेते हैं जी। करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI, सो दिस इज योर आंसर। ओके, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड मतलब वेरी इजी फॉर यू, है ना, एंड दिस रिलेट्स टू चैप्टर 2। इन्होंने बोला APS निकालिए। नाउ व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ APS? इट्स S/Y, सेविंग्स ओवर इनकम। मैम पर पहले वाले में तो सेविंग दी नहीं हुई, फिर क्या हो गया? निकाल सकते हो आप, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। कैसे निकलेगी सेविंग? इनकम माइनस कंजम्पशन, सो योर सेविंग्स विल बी 1500, कंजम्पशन इनकम 2000 कमाया, 500 का खा गए, 1500 बचा लिया, तो क्या निकलेगा? 1500 डिवाइडेड बाय 2000। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। एंड दूसरे पार्ट का आंसर है S/Y विच इज 650 ओवर 1500। तो एक बार नीचे चेक कीजिए, 1500 ओवर 2000 एंड 650 ओवर 2000। देखें जरा, 15 ओवर 2000 एंड 650 ओवर 1500। नो 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 नो, इनकम इन्होंने फिर से गलत ली है यहाँ पे, लेट मी चेक। नो, ठीक है, इन्होंने इनकम ही 1500 दी थी, तो ओके, इट इज़ अ इजी क्वेश्चन, है ना, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं थी। आ जाइए अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे, पार्ट A। तो अगर आप ये देखेंगे इन्होंने आर्बिट्रेज के बारे में पूछा है एंड दिस रिलेट्स टू चैप्टर नंबर 13 विच रिलेट्स टू एक्सचेंज रेट। देखो आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेज का मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए ही डीलिंग करना, इसमें कभी भी आप लॉस की तरफ नहीं जाते हो। आर्बिट्रेज का मेन मतलब है कि आपको करेंसीज की वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लॉइट करना है। एक जगह पे करेंसी सस्ती मिलती है, सेम करेंसी, अगर आप उसको किसी दूसरी मार्केट में खरीदोगे तो वो महंगी मिलेगी, तो आप क्या करोगे? जौनसी मार्केट में सस्ती है करेंसी वहां से खरीदोगे एंड जौनसी मार्केट में महंगी है करेंसी वहां पे बेच दोगे, ठीक है। दिस इज आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब व्हेन यू वांट टू एक्सप्लॉइट द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड यू वांट टू अर्न द प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन इसमें एक इन्होंने और क्या पॉइंट लिखा है, कहते यार देखो दो मार्केट्स हैं, एक मार्केट में लो रेट है एंड दूसरी मार्केट में हाई रेट है। लो रेट में ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा होगी एंड इसमें सप्लाई ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। जिसमें सस्ता मिल रहा है उसमें तुम मांगोगे ज़्यादा, जहाँ पे महंगा बिक रहा है उसमें तुम सप्लाई ज़्यादा करोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें डिमांड करते करते प्राइजेस अप होते जाएंगे, लो रेट से प्राइजेस बढ़ते जाएंगे एंड यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होने के कारण प्राइजेस कम होते जाएंगे, मतलब प्राइजेस कम की तरफ जाएगा। तो एक लेवल ऐसा आएगा कि दोनों मार्केट्स में प्राइस सेम हो जाएगा एंड आर्बिट्रेज विल स्टॉप। कैसे समझना है? जैसे मान लो ये है आपकी लो रेट की मार्केट और ये है आपकी हाई रेट की मार्केट। आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, यहाँ पे बेच रहे हो। जब लो मार्केट में डिमांड क्रिएट होएगी तो प्राइस इधर को जाएगा, हाई मार्केट में जब सप्लाई क्रिएट होएगी तो प्राइस इधर को जाएगा। एट वन पॉइंट दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द प्राइस विल बिकम सेम इन बोथ द मार्केट्स एंड आर्बिट्रेज विल स्टॉप एंड दिस इज ओनली आर्बिट्रेज। नीचे यही लिखा गया है, आई विल मेक यू रीड, देख लेते हैं जरा। आर्बिट्रेज रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग रिस्कलेस प्रॉफिट। पता है मेरे को कि मेरे को प्रॉफिट ही होना है, कोई रिस्क होता ही नहीं,
पता है ना मेरे को, यहाँ पे सस्ता खरीदूंगी दूसरी में महंगा बिक ही जाना है। बाय एक्सप्लॉइटिंग प्राइस डिफरेंसेस, मेरे को क्या एक्सप्लॉइट करना है, प्राइस का डिफरेंस। देयर इज पोटेंशियल फॉर आर्बिट्रेज इन द फॉरेक्स मार्केट, कहते आर्बिट्रेज फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर वहां पे रेट्स कंसिस्टेंट नहीं है, रेट्स आर नॉट सेम। इफ रेट्स आर सेम इन बोथ द कंट्रीज फिर आप आर्बिट्रेज नहीं कर पाओगे। व्हेन प्राइस डिफरेंसेस अकर इन डिफरेंट मार्केट, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो परचेजर्स हैं, दे विल परचेज फॉरेन एक्सचेंज इन लो प्राइस मार्केट एंड उसको सेल करेंगे इन हाई प्राइस मार्केट एंड दे विल बी एबल टू मेक द प्रॉफिट। ड्यू टू दिस प्राइस अप हो जाएगी, प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी लो प्राइस मार्केट में एंड गिरनी शुरू हो जाएगी हाई प्राइस मार्केट में। दिस एक्टिव विल कंटिन्यू अंटिल प्राइजेस ऑफ टू मार्केट्स आर इक्वलाइज्ड और अंटिल दे डिफर ओनली बाय द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन। जितना आप ज्यादा बार चेंजेस करोगे, एक्सचेंज रेट, कोई दूसरी करेंसी खरीदोगे, उसमें ऑब्वियसली यू नीड टू पे सम ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब अगर आपको कमीशन पे करनी पड़े, सिर्फ उसका डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है, रेट सेम हो जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा एंड एट वन टाइम आर्बिट्रेज आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगा। बस आपको इसमें ये लिखना है। मीन्स इन्होंने आर्बिट्रेज का मतलब भी समझा दिया एंड मैकेनिज्म भी समझा दिया, ठीक है। चलिए, what are the factors that causes leakages in the multiplier, ठीक है। अब ये आप चैप्टर 2 का लेके चल सकते हैं। what are the factors that causes leakages in the multiplier? multiplier you all know K से डिनोट होता है, ठीक है। K का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा y ओवर डेल्टा i। what is the concept of multiplier? multiplier का मतलब है आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करोगे एंड ये बदले में बहुत ज़्यादा आपको इनकम क्रिएट करके देगा, यही मतलब है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके, तो कहते कि ऐसी क्या चीज़ है जो इस मल्टीप्लायर के इफेक्ट को कम करती है। अगर आपको याद हो तो मल्टीप्लायर का एक ये भी फॉर्मूला होता है एंड एक ये भी फॉर्मूला होता है, तो आप इन सब के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देखते हैं जरा क्या है। मल्टीप्लायर रेफर्स टू द फिनोमिना वेयर बाय चेंज इन इंजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, यू कैन सिंपली राइट इन्वेस्टमेंट है, दैट विल लीड टू लार्जर चेंज, बड़ा चेंज लेके आएगा इनकम में। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या एक्सप्लेन करता है कि हाउ मैनी टाइम्स, कितने गुना इनकम बढ़ी ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड गलत है जिससे मैं एग्री अगेन नहीं करती, ऑटोनोमस नहीं लिखना चाहिए था इनको। क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट डजंट चेंज, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम एट ऑल द लेवल्स। तो आप यहाँ पे अगर अकेला इन्वेस्टमेंट लिखोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। लीकेजेस क्यों होती हैं, बिल्कुल सही पॉइंट्स लिखे हैं इन्होंने। अगर रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ता जाए which result in no appreciable increase in consumption despite increase in income, इनकम बढ़ेगी, you need to pay more tax, है ना, तो ऑब्वियसली आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं चेंज करोगे। लोग जो पैसा बढ़ा है इन्वेस्टमेंट की, इनकम बढ़ी, वो इनकम को लोग अपने पास होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, सेव करना चाहते हैं। क्यों? जिसके कारण जो MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो फॉल हो जाती है। तो मैंने देखो लिखा है। फिर कहते जो डिमांड हो भी रही है ना कंज्यूमर गुड्स की, दैट इज मेट आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक। एग्जिस्टिंग स्टॉक का मतलब यार ऑलरेडी पड़ा है मेरे पास, मैं उसी में से पूरा कर लूँगी, आई नीड नॉट टू परचेज एनीथिंग। या फिर इम्पोर्ट्स, दोनों ही लीकेजेस हैं। मतलब आपकी इनकम बढ़ी एंड यू नीड समथिंग एल्स, बट तुमने खरीदा नहीं, तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ सामान पड़ा था, तुमने उसी में से उसको पूरा किया, ठीक है। या और प्रोडक्शन नहीं हुई, मार्केट में ऑलरेडी पुराने सामान को ही खरीद लिया, ठीक है। या फिर इम्पोर्ट्स। एंड देन जो इनकम बढ़ी, जो डेल्टा वाई हुई, दैट इज स्पेंट ऑन परचेजिंग वेल्थ। वेल्थ का मतलब अपने लिए एसेट्स खरीद रहा है, मतलब
कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, कोई शेयर्स में कर दिया, कोई बॉन्ड्स में कर दिया, मतलब इससे कुछ प्रोडक्शन तो नहीं हुई ना, इससे तो कुछ नहीं हुआ। दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लीकेज, क्योंकि आपको ध्यान होगा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स होता है, सिक्योरिटीज होता है, उसको जीडीपी में नहीं लिया जाता है। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉरपोरेशंस, मतलब जो रिजर्व रख लिया, इनकम कमाई तो सही, बंटी नहीं, ठीक है। फिर जो इंक्रीमेंट हुआ इनकम में, उसको अपने पुराने उधार चुकाने में लगा दिया, नया कुछ नहीं खरीदा, पुराना ही चुका दिया। फिर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब देयर इज नो स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा, इससे जब डेल्टा वाई होगी लोगों की एंड लोग इससे डिमांड बढ़ाएंगे, सप्लाई नहीं बढ़ पाएगी। समझो स्केल को, इनकम बढ़ी, लोगों ने ऑब्वियसली डिमांड करना है, लेकिन तुम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे बैठे थे, जिसके कारण सप्लाई नहीं बढ़ पाई, तो वो क्या लेके आएगा इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन। फिर स्कार्सिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, आप बोल सकते हो रिसोर्सिस की स्कार्सिटी है। एमपीसी तो बड़ी अच्छी है, ये वाले दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है। ये कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, हालांकि वी हैव गुड एमपीसी, लोग खर्च कर रहे हैं, लोग खाना चाहते हैं, बट सामने से आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो आप नहीं बना पाओगे। दिस ऑल रिलेट टू, ये क्या लेके आएंगे, दिस ऑल रिलेट टू लीकेजेस। ओके जी। देन आपका आता है नेक्स्ट, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, एंड दिस रिलेट्स टू अगेन आई थिंक सो चैप्टर नंबर 8, मनी सप्लाई। हाउ चेंजेस इन हाई पावर्ड मनी एंड करेंसी रेशो इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। अब इसका आंसर ठीक नहीं है नीचे, अगर आप इसका आंसर आरटीपी के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये पूछ रहा है कि एच एंड सी का क्या इफेक्ट है मनी सप्लाई पे, एंड अकॉर्डिंग टू आंसर दे आर गिविंग एक्सेस रिजर्व, मतलब कंपोनेंट ऑफ ई। ठीक है, तो एक बार आपको दिखा दूं कि इसमें इन्होंने क्या लिखा है। देखो, इन्होंने जो फंक्शन मेंशन किया है, जिसके बारे में डिस्कशन किया, दैट इज ऑफ एक्सेस रिजर्व, बट दे आर नॉट आस्किंग अबाउट एक्सेस रिजर्व्स। ठीक है, दे आर आस्किंग कि यार जो एच है, हाई पावर्ड मनी है, उसका क्या इफेक्ट है मनी सप्लाई के ऊपर। जो करेंसी है, करेंसी रेशो का मतलब क्या होता है, लोग कितना होल्ड करना चाहते हैं। C/D का मतलब रेशो ऑफ डिपॉजिट टू करेंसी, पूरी करेंसी में से लोगों ने कितना अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये दो चीजें डिस्कस करनी थी। बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, behavior of central bank which controls the issue of currency is reflected in the supply of high powered money. Money stock is determined by money supplier and monetary base. देखो, हाई पावर्ड मनी किसी भी कंट्री में या हमारे इंडिया में मॉनेटरी बेस होता है, जितना एच ज़्यादा उतनी आगे मनी सप्लाई ज़्यादा। बस आपको यही लिखना है क्या, कि जो सप्लाई है मनी की वो डायरेक्टली वेरी करती है एच के साथ, जितना एच ज़्यादा उतना मनी सप्लाई ज़्यादा, जितना एच कम उतनी मनी सप्लाई कम। एंड जो दूसरा है वो आपको ये बताता है, द पब्लिक बाय देयर डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ नॉमिनल करेंसी इन हैंड इज इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ नॉमिनल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर लोगों के हाथों में पैसा है तो वो कितना बैंक में डिपॉजिट करेंगे या बैंक का डीडी कितना, उसको बड़ा सारा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। द बिहेवियर ऑफ पब्लिक इन्फ्लुएंस बैंक क्रेडिट थ्रू द डिसीजन ऑफ रेशो ऑफ करेंसी टू मनी सप्लाई डिजिग्नेटेड एज करेंसी रेशो। तो इन्होंने बोला कि बड़ी सारी चीजें हैं जो मनी सप्लाई को इफेक्ट करती हैं, लाइक यू हैव आर विच इज रिजर्व, ई एक्सेस रिजर्व ओवर एंड अबव योर रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो इन्होंने डिस्कस किया है, सी करेंसी रेशो, जितनी लोअर ये रेशोस उतना ही मनी मल्टीप्लायर ज्यादा। In other words, money supply is determined by high powered money and money multiplier varies directly with the monetary base and inversely with the currency and reserve ratio. कहते H जितना ज़्यादा उतना ही मनी सप्लाई ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जो मल्टीप्लायर है वो डायरेक्टली वेरी करता है मोनेटरी बेस के साथ। व्हाट इज मोनेटरी बेस? इट इज MB, आप इसको हाई पावर्ड मनी भी बोल सकते हैं, लेकिन रिजर्व रेशोस के साथ
इन्वर्सली वेरी करता है। जितनी CRR ज़्यादा, जितनी SLR ज़्यादा, जितनी रिजर्व रिक्वायरमेंट ज़्यादा, उतनी मनी मल्टीप्लायर कम। जितना तुम करेंसी अपने पास होल्ड करोगे उतना मनी मल्टीप्लायर कम। यू नीड टू एक्सप्लेन दिस। आई डोंट नो कि ये ऊपर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये मेन एक्सेस रिजर्व्स के पीछे चला गया है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था बेटा। ओके, सो बी श्योर कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। दिस रिलेट्स टू चैप्टर नंबर 6 विच इज फिस्कल पॉलिसी। तो इसका आंसर नीचे सेटिस्फैक्ट्री दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। कौन सी पॉलिसी प्रेफर करोगे रिसेशन के टाइम पे? रिसेशन है तो आप बोलोगे रिसेशन होता क्या है? रिसेशन वो होता है जब डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इकोनॉमी में डिफ्लेशन हुई होती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ लिखनी है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी विल बी फॉलोड। आप इसको एक्सप्लेन करते समय ये भी बोल सकते हैं कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या होता है, टैक्स कम करना है, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, दैट्स इट। बस इसमें आपको ये मेंशन करना है। देख लेते हैं आंसर क्या दिया है, थर्ड का डी। कहते देखो रिसेशन क्या है, जब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी गिर चुकी है, ठीक है। रिसेशन सेट्स इन अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग इनकम। अगर हम रियल जीडीपी के साथ मेजर करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, फॉल इन एडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड ड्यू टू डिक्लाइन इन रियल जीडीपी एडी फॉल्स एंड देयरफॉर लेसर क्वांटिटी विल बी प्रोड्यूस। अगर आंसर तो सिर्फ एक आखिरी लाइन में दिया है, अगर आपको इसको ओवरकम करना है तो यू नीड टू रिजॉर्ट टू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यू कैन एक्सप्लेन दिस पार्ट ऑल्सो। व्हाट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में रिसीट्स गवर्नमेंट अपनी कम करेगी एंड एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, एंड यू कैन गिव एग्जांपल्स रिलेटिंग टू दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है बताना, विच इज योर डिस्टिंग्विश बिटवीन कैम्ब्रिज विच इज न्यू क्लासिकल एंड क्लासिकल वर्जन ऑफ QTM। एंड ये जो आपका रिलेट करता है, दिस रिलेट्स टू चैप्टर नंबर 7 मनी डिमांड। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कैम्ब्रिज एंड क्लासिकल वर्जन को एक्सप्लेन करना है। देखते हैं जरा क्या कहता है कैम्ब्रिज एंड क्लासिकल वर्जन। देखो दो थ्योरीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ओके, एक तो है क्लासिकल और एक आपको एक्सप्लेन करनी है नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल को ही एक कैम्ब्रिज बताते हैं। ओके, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अ सिंपल इक्वेशन वाज गिवन विच वाज mv इज इक्वल टू pt, ठीक है। इन्होंने कोई डिमांड फॉर मनी के बारे में बात नहीं की थी, दे वर टॉकिंग अबाउट अ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो mv रिलेट्स टू सप्लाई एंड pt रिलेट्स टू डिमांड। अब आपको बस सिंपली क्या करना है, आपको इसको खोल के बताने कि ये होता क्या क्या है। M क्या होता है, M मीन्स मनी इन सर्कुलेशन, V मीन्स वेलोसिटी, P मीन्स प्राइस एंड T मीन्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। फिर आपको एक चीज और क्या एक्सप्लेन करनी है कि इन शॉर्ट रन V जो वेलोसिटी है एंड T दे आर कांस्टेंट। आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है इसमें। एंड फिर आपको लिखना है कि जो M एंड P है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। बस अब रिलेटेड कैसे, कहते जितनी मनी सप्लाई ज़्यादा उतनी लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा, जितनी परचेजिंग पावर ज़्यादा उतनी डिमांड ज़्यादा, जितनी डिमांड ज़्यादा उतनी प्राइस ज़्यादा। सो बेसिकली दीज टू आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट्स इट, ठीक है। अगर हम नियो क्लासिकल की तरफ जाएं तो नियो क्लासिकल जी कहते हैं, कैम्ब्रिज अप्रोच कहती है क्लासिकल को, क्योंकि क्लासिकल कहता था कि पैसा हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए चाहिए, लेकिन नियो क्लासिकल वाले बोलते थे कि यार ट्रांजैक्शन के लिए भी चाहिए, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, बट हमें कुछ ना कुछ प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी रखना पड़ता है।
प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब होगा कि हमें कुछ सेविंग्स भी करनी पड़ेंगी, सिर्फ हमें खरीदना नहीं होता, हमें कुछ बचाना भी होता है। इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी, कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें पैसा बचाना भी पड़ता है। तो नियो क्लासिकल थ्योरी ने इसके लिए एक अलग से इक्वेशन बताई है, कहता है ट्रांजैक्शन के लिए तो वही ठीक है, कितना लोग पैसा होल्ड करेंगे फॉर देयर प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है, टू मीट देयर कंटिजेंसीज, उसकी इक्वेशन इन्होंने बताई है। एंड विच इज गिवन टू बी MD मीन्स मनी डिमांड, कितनी होल्ड करेंगे, KPY, ठीक है, जिसमें K है आपका परसेंटेज ऑफ इनकम जो वो होल्ड करना चाहता है, एंड दिस इज योर नॉमिनल इनकम। नाउ नॉमिनल इनकम कैसे निकलेगी, करंट प्राइजेस को अगर आप आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट योर नॉमिनल इनकम। इन्होंने यहाँ पे भी एक चीज़ बताई, कहते जो K है दैट इज कांस्टेंट, शॉर्ट रन में तुम कितना पैसा होल्ड करना चाहते हो जो हमारी एक सोच होती है दैट इज कांस्टेंट, Y इज कांस्टेंट क्योंकि ऑब्वियसली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता था पुराने लोगों के अकॉर्डिंग, तो आप जो आउटपुट प्रोड्यूस करके बैठे हो वो फुली है, आप इससे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स जो डिमांड है, मनी है एंड प्राइस है, दिस विल मूव, P विल मूव, P विल मूव, क्योंकि P मूव करेगा, क्योंकि P मूव करेगा तो P इंटू वाई की मतलब नॉमिनल इनकम की जो वैल्यू आएगी वो हर बार अलग आएगी। सो जो K होगा, K परसेंटेज ऑफ नॉमिनल इनकम दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। देखो कैसे बता रही हूँ, आपके पास दो चीज़ें हैं, एक K है, एक P है, एक Y है, ये चेंज होगा। तो ऑब्वियसली व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दीज टू फिगर्स तो ये भी चेंज होगा, चाहे ये K सेम है चाहे ये Y सेम है, बट P विल कीप ऑन चेंजिंग। प्राइस तो चेंज होएगी, है ना, प्राइजेस का तो नहीं आप कांस्टेंट कर सकते हो, प्राइस विल कीप ऑन चेंज, तो P इंटू वाई की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। इफ आई विल टेक एग्जाम्पल, मानो 10% है ये K, ये 100 है एंड ये 1000 है, तो 10% हो जाएगा कितने का, 10% हो जाएगा 1 लाख का, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 10% है, P हिल के हो गया 200, लेकिन ये 1000 का 1000 रहा, तो इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2 लाख। नाउ 10% ऑफ 2 लाख, तो इसका मतलब जो आपकी मनी डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव है दैट विल डिपेंड अपॉन नॉमिनल इनकम, परसेंटेज ऑफ नॉमिनल इनकम। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्लासिकल सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए बोलता था, वो ट्रांजैक्शन प्लस प्रिकॉशनरी के लिए बोलता था। नीचे सेटिस्फैक्ट्री आंसर है, इसी के बारे में एक्सप्लेन किया, लेकिन आप इसको और अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। देन इज योर व्हाट इज क्राउडिंग आउट, एंड आई थिंक सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 6, यस, लेट मी चेक, यस इट इज ऑफ चैप्टर नंबर 6 फिस्कल पॉलिसी। अब यार ये इसमें क्या कहते हैं क्राउडिंग आउट में, ये कहते हैं कि यार अगर आपके पास किसी पब्लिक के पास 2 जने खड़े होंगे लोन लेने के लिए, 1 इज योर प्राइवेट बंदा, ठीक है, पब्लिक के पास, एक खड़ा होगी सरकार, मैं पब्लिक हूँ, मेरे से 2 जने पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, कौन कौन, एक तो प्राइवेट बंदा मांग रहा है, एक सरकार मांग रही है, आई विल गिव मनी टू सरकार, गवर्नमेंट। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास पैसे की अवेलेबिलिटी कम हो गई, वो डिमांड कर रहा है लेकिन उसको सप्लाई नहीं मिल रही, बिकॉज उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, ही विल कीप ऑन डिमांडिंग मनी, ही विल कीप ऑन डिमांडिंग मनी, ड्यू टू दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज इन द मार्केट, ठीक है। तो ये आपकी इकोनॉमी में थोड़ा चेंज लेके आएगा। व्हेन मनी शॉर्टेज हो जाए प्राइवेट सेक्टर के लिए तब आप उसको क्राउडिंग आउट का इफेक्ट बोलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे क्या लिखा है बेटा, ये देखिए, ये वाला मैंने अभी आपको रीड करवा दिया, ओके। क्राउडिंग आउट व्यू इज दैट अ रैपिड ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट बड़ा खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट इसके लिए लोगों से पैसे लेती है, इसीलिए प्राइवेट बंदे को पैसा नहीं मिल रहा। क्राउडिंग आउट व्यू इज दैट अ रैपिड ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स यहाँ पे क्या, मनी की बात कर रहा है, जो पैसे हैं दैट विल शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर, वेयर
प्रोडक्टिविटी कम है, पता है। प्राइवेट बंदे को देते तो हमारे पैसे का थोड़ा अच्छा यूज करता, सरकार इतना अच्छा यूज नहीं करेगी। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग recession will crowd out private spending in an economy and lead to reduction in an economy's ability to self correct from recession and possibly also reduce the economic prospects for long term growth। रिसेशन है, पैसा पहले ही नहीं है, लोगों को प्राइवेट बंदे पे भरोसा नहीं है, वो पैसा देगा सरकार को, तो ये जो आपकी इकोनॉमी अपने आप करेक्ट होती ना ड्यू टू प्राइवेट बंदा, अब वो नहीं होगी, रिसेशन से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, ये लिखा है। हालांकि आप दूसरा इफेक्ट भी बता सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, नोट्स में पर्टिकुलरली डिटेल में मेंशन है ये, ओके। चलिए देन फोर्थ का सी पार्ट, एंड दिस रिलेट्स टू योर चैप्टर नंबर 13 एक्सचेंज रेट, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अफेक्ट रियल इकोनॉमी। अब सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में मेरे को लग रहा था कि बच्चों को दिक्कत आएगी वही आएगी, मैम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन किसकी, कौन सी करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी है बेटा ये, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, मैं आपको एक सिंपल लिखे दिखाऊं, एप्रिसिएशन का मतलब $1.50 का था, $1.40 का हो गया, दिस इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या होगा इससे, आपको वही बताना है, एक्सपोर्ट्स विल रिड्यूस एंड इंपोर्ट्स विल इंक्रीज, आपको ये बताना है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे लिए बाहर का प्रोडक्ट सस्ता हो गया है, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, $1.50 का था, $1.60 का हो गया। अब इस केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज एंड इंपोर्ट्स विल फॉल, दैट्स इट। इसमें आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। हालांकि बस यही पूछा इन्होंने, फोर्थ का सी पार्ट। एक बार हम नीचे देख लेते हैं जरा आंसर में क्या मेंशन किया हुआ है। चलिए, करेंसी एप्रिसिएशन रेजेस द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इट एडवर्सली अफेक्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, क्यों, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करना शुरू कर दोगे तो ऑब्वियसली आप लोग क्या कहते हैं, आप डोमेस्टिक गुड नहीं परचेज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा पैसा ज़्यादा बाहर जाएगा, क्योंकि आप बाहर पे करेंगे, डेफिसिट ज़्यादा आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेज द प्राइजेज ऑफ फॉरेन गुड्स रिलेटिव टू गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा डोमेस्टिक वाला गुड परचेज करेंगे। व्हेन अ कंट्रीज करेंसी डेप्रिशिएट, प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सब्सटीट्यूट बिकम मोर प्रॉफिटेबल, बिल्कुल सही है। करेंसी डेप्रिशिएट करगी, 50 से 60 हो गई, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होंगे, तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सबको नॉन एक्सपोर्टेबल गुड्स से एक्सपोर्ट वाले गुड्स की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा, दैट्स इट। आपको इस क्वेश्चन में यही एक्सप्लेन करना है बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा क्या है, How do trade policy influence international trade, and this relates to chapter number 11 instruments of trade policy। इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, ठीक है। इन्होंने सिंपल यहाँ पे ये पूछा है कि जो ट्रेड पॉलिसीज होती हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे इफेक्ट करती हैं। आपको इसमें सिंपली क्या बताना है कि ट्रेड पॉलिसीज इसलिए बनाएगी क्योंकि आजकल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। पहले तो इतने बड़े लेवल पे ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं होते थे, तो ज़रूरत नहीं थी ट्रेड पॉलिसीज़ की, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है, तो इस चीज़ की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास ट्रेड पॉलिसीज़ में बड़े सारे एग्रीमेंट्स हैं जो कंट्रोल करते हैं आपकी इंटरनेशनल ट्रेड को, ओके, ठीक है बेटा। ट्रेड पॉलिसी को कैसे करना है एक बार नीचे आंसर देख लेते हैं, और इसमें मैं कुछ एडिशंस करवा देती हूँ आपको कि आप और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ का ए पार्ट, नो लास्ट, ट्रेड पॉलिसी में सारे वो इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट यूज करती है प्रमोट कर सके या रोक सके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। ट्रेड पॉलिसीज ऑल्सो इंक्लूड द अप्रोच टेकन बाय कंट्रीज इन ट्रेड नेगोशिएशंस
while participating in multilateral trading system and or while negotiating bilateral trade agreements, countries assume obligation that shape their national trade policy. जब भी वो कोई बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट में बात कर रही होती है या मल्टीलेटरल में बात कर रही होती है तो वो अपनी ड्यूटी समझ के चलती हैं कि हमें सबको शेप करना है। अब आप इसमें और क्या कर सकते हैं, आप इसमें और क्या चीज़ लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि इसमें कुछ टैरिफ मेजर्स होते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, एंड कुछ नॉन टैरिफ मेजर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं टैरिफ की तरफ जाऊं तो कुछ स्पेसिफिक है, कुछ एड वैल्यूरम है, मतलब ऑन वैल्यू है। अगर हम नॉन टैरिफ की तरफ जाएं तो टेक्निकल है, कुछ नॉन टेक्निकल है। तो आप ये वाला चार्ट बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा इंप्रेसिव और लगेगा। ठीक है जी, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इजी क्वेश्चन which is question number 5th का A part and this relates to chapter number 4 market failure. Okay, what are the characteristics of private goods? देखो आपको ना डायरेक्टली आपके नोट्स में प्राइवेट गुड्स के करेक्टरिस्टिक डिस्कस नहीं किए गए हैं। आपको इसको कैसे एक्सप्लेन करना है कि प्राइवेट गुड्स आर ऑपोजिट टू दैट ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के 3 फीचर्स होते हैं मेन, कौन कौन से? नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, ठीक है, नॉन राइवलरस एंड इंडिविजिबिलिटी। आपको इसमें सब कुछ उल्टा लिखना है कि ये राइवलरी भी क्रिएट करते हैं, इसमें फीस भी पे करनी पड़ती है क्योंकि स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, एंड इसमें हो सकते हैं डिवाइड भी कर सको कि सबकी बाउंड्री आप बता पाओ कि तेरा ये है, तेरा ये, आप ये कर सकते हो। इसमें फी चार्ज की जा सकती है, एक्सक्लूडेबिलिटी है। तो इसमें तो सिंपल सा ही आंसर लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5th ए पार्ट, ये देखो क्या लिखा है, प्राइवेट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स जिसकी यूटिलिटी है बंदे को, सिंस ये स्कार्स है तो जिनको भी ये चाहिए, हु वांट टू कंज्यूम देम, देन तो उसको परचेज करना पड़ेगा। जो ओनर्स हैं प्राइवेट गुड्स के, उनका उस पर इकलौता हक है। ऑब्वियसली देखो रोड पे हम नहीं बोल सकते कि ये मेरी रोड है, बिकॉज दैट इज नॉट प्राइवेट गुड, दैट इज पब्लिक गुड। पब्लिक गुड्स पे आप अपना प्रॉपर्टी राइट नहीं आजमा सकते, लेकिन प्राइवेट पे कर सकते हो। ये राइवलरस है, मतलब एक जने की प्रॉपर्टी है तो वो उसको यूज करे तो दूसरा नहीं कर सकता। फिर ये एक्सक्लूडेबल है क्योंकि इसमें आप पैसे चार्ज कर सकते हो, एंड इसमें कोई फ्री राइडर प्रॉब्लम नहीं है। दिस मीन्स प्राइवेट गुड्स विल बी अवेलेबल टू ओनली दोज हु आर विलिंग टू पे फॉर देम। यहाँ पे फ्री का कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है मैम। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 5th का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5th का बी पार्ट। हाँ, इसका आंसर गलत है। ओके, पहले तो ये बता दें ज़रा है क्या। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर्स आर अफेक्टेड बाय इंपोर्ट कोटा। अगेन दिस रिलेट्स टू चैप्टर नंबर 11 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। अभी ना मैंने एक चार्ट बनाया था, देर आर सम टेरिफ मेजर्स, देर आर सम नॉन टेरिफ मेजर्स, नॉन टेरिफ में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। सो ये नॉन टेरिफ मेजर्स का नॉन टेक्निकल वाला एक हिस्सा है। इन्होंने पूछा कि जब बंदा इंपोर्ट कोटा फिक्स कर देता है तो उससे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को क्या इफेक्ट पड़ता है कंट्री के। लेकिन जो नीचे आंसर दिया गया है उसमें सिर्फ कोटा के बारे में बताया गया है, इफेक्ट क्या होगा ये नहीं बताया गया। मैंने ऐड कर दिया है उसको। ठीक है, पहले पढ़ के देखो ये क्या कह रहे हैं। एक कोटा फिक्स किया जाता है जो सरकार फिक्स करती है, एंड उस कोटा को लेने के लिए इफ यू वांट टू अवेल दैट लिमिट यू नीड टू परचेज अ लाइसेंस। ऑब्वियसली आपके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन मानो कि तुमने अपनी पूरी लिमिट एग्जॉस्ट नहीं की, जितने का तुमने लाइसेंस लिया उतना पूरा तुमने एग्जॉस्ट नहीं किया, तो तुम बाकी का बचा हुआ पार्ट बेच सकते हो, एंड उसको हम बोलते हैं कोटा रेंट। ठीक है, जो प्रॉफिट रिसीव होता है होल्डर्स को इन लाइसेंसेस से उसको हम कोटा रेंट बोलते हैं। कहते हैं जो टैरिफ है, टैरिफ मेजर्स हैं वो डायरेक्टली लिंक करते हैं इंपोर्टेड गुड के साथ, जबकि जो इंपोर्ट कोटा है वो इनडायरेक्टली करता है। कहते हैं वो तो पता ही है कि जो कोटा या लिमिट आपको या लाइसेंस जो आपको दिया जाएगा वो हमेशा फ्री लेवल से कम होगा, एंड ऑब्वियसली वो रेस करेगा प्राइस को। क्यों? अगर मुझे कोई चीज़ बनानी है एंड अगर उसके लिए मेरे को लाइसेंस लेना पड़ रहा है एंड उसके लिए मेरे को प्राइस पे करना पड़ रहा है तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। The license holders are able to buy, import and resell them at higher price in the domestic market, and उनको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। तो यहाँ कहीं भी इस आंसर में ये नहीं बताया कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर का क्या रोल है। तो नीचे मैंने कुछ ऐड किया है। कहते हैं जो कंज्यूमर्स हैं प्रोडक्ट के,
इंपोर्टिंग कंट्री के, उनका बहुत ज़्यादा उनको ड्रॉबैक हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगी, वर्स ऑफ हो जाएंगे। क्यों? देखो, डोमेस्टिक वाला गुड भी महंगा मिल रहा है, इम्पोर्टेड गुड है वो भी महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि अब इम्पोर्ट का कोटा फिक्स किया था, तो जो भी बंदा इम्पोर्ट कर रहा होगा उसको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता होगा, तो उसके लिए कॉस्ट बढ़ गई होगी। तो इसका मतलब इंक्रीज इन बोथ डोमेस्टिक प्राइस एंड इम्पोर्टेड गुड्स, तो कंज्यूमर तो हर तरफ से बर्बाद हो गया। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो हर तरफ से उनको बेटर हो गया, उनको हर तरफ से सोना चांदी सब हो गया। कैसे? एक तो बात यह है कि पहले वो इंपोर्ट कोटा जब लेंगे और उसके लिए जब वो प्राइस पे करेंगे, हो सकता है कि उनकी पूरी लिमिट एग्जॉस्ट ना हो, तो उसको बेच के वो पैसा कमा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि इंपोर्टेड गुड महंगा आ रहा है तो उसको देख के वो खुद भी अपनी प्राइस महंगी कर देंगे। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट इंक्रीज इज सरप्लस, प्राइस इंक्रीज ऑल्सो इंड्यूसेज एन इंक्रीज इन आउटपुट। ऑब्वियसली जब उनको पता है कि हमारे गुड की प्राइस हमें ज़्यादा मिल रही है तो वो सप्लाई ज़्यादा करनी शुरू कर देंगे। तो आपको ये आंसर इसमें लिखना था। मैं नहीं बोलूँगी कि ऊपर वाली लाइन इनकरेक्ट है, बट वो इनकम्प्लीट है बेटा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा क्या है। आपको इसमें ये ऐड करके लिखना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सी पार्ट, व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। दिस रिलेट्स टू चैप्टर नंबर 8, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेम ही आंसर नीचे लिखा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर में आपको वही लिखना है कि मनी मल्टीप्लायर को रिजर्व्स इफेक्ट करते हैं। बेसिकली इन्होंने नीचे आंसर में 1/r की बात की है। ये कहते हैं कि लोगों की करेंसी डिपॉजिट रेशो नहीं है, मतलब लोग होल्ड नहीं करते, तो वो उसका इफेक्ट नहीं है। हाई पावर्ड मनी को ये नहीं लेते, एक्सेस रिजर्व को ये नहीं लेते, दे आर ओनली टेकिंग इफेक्ट ऑफ आर। जितना आर ज़्यादा उतना मनी मल्टीप्लायर कम। क्यों? क्योंकि जितना आर ज़्यादा उतनी ब्लॉकेज ज़्यादा, उतना इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा। तो इन्होंने बस ये लिखा है, एक बार देख लेते हैं कि आंसर में क्या नोटेड है। ओनली 1 क्वेश्चन इज लेफ्ट फ्रॉम योर आरटीपी। ये लिखा है, ये देखो, मनी मल्टीप्लायर रेसिप्रोकल है रिजर्व रेशो का। अनलाइक करेंसी हेल्ड बाय पीपल कीप ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी इन रिजर्व्स एंड द रेस्ट इज लेंट आउट एंड कल्मिनेट इन मनी क्रिएशन, मतलब मर्ज हो जाता है। इफ आर इज अ रिजर्व रेशो फॉर ऑल कमर्शियल बैंक, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा रिजर्व है वो इतना जनरेट करता है। मैंने आपको बोल दिया कि मनी मल्टीप्लायर का इन्होंने 1/r लिया हुआ है, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर आरटीपी इज क्वेश्चन नंबर 5, डी पार्ट, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगी, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में, विच विल बी योर 11th क्वेश्चन इन एग्जाम। इन द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड व्हाट इज मेंट बाय फैक्टर इंडोमेंट, चैप्टर नंबर 10th। ये एचओ थ्योरी है, ठीक है, हेक्सर ओलिन थ्योरी, फैक्ट्री इंडोमेंट वाली। फैक्ट्री इंडोमेंट में वो क्या कहता है, सिंपल, कि जो कंट्री जिस भी फैक्टर में इंडोर्ड है, मतलब ब्लेस्ड है, उसको वो प्रोडक्ट बनाना चाहिए। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो लेबर ज़्यादा होएगी या कैपिटल ज़्यादा होएगी, ठीक है। इफ़ यू आर गुड एट लेबर, तो जो प्रोडक्ट को लेबर ज़्यादा चाहिए तुम वो बनाओ एंड कैपिटल वाला इंपोर्ट कर लो। वाइस वर्सा, इफ़ यू आर गुड एट कैपिटल, अगर तुम्हारे पास फैक्ट्री इंडोमेंट कैपिटल की ज़्यादा है तो प्रोड्यूस दैट गुड जिसमें कैपिटल ज़्यादा लगती हो एंड लेबर वाला गुड इंपोर्ट कर लो। बस, दिस इज फैक्ट्री इंडोमेंट थ्योरी। मैं नीचे रीड करवा देती हूँ अभी, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। नैरो मनी ऑलरेडी डिस्कस किया था, आपको M1 के बारे में बताना है। नैरो मनी का मतलब क्या होता है? ऐसा पैसा, ऐसा पैसे का मेजरमेंट जो सबसे ज़्यादा लिक्विड हो, ओके। तो बस आपको उसमें वही 3 चीज़ें ऐड करनी है, विच इंक्लूड करेंसी, सी, DD एंड अदर डिपॉजिट्स विद बैंक, दैट्स इट। चलिए एक बार रीड कर लें। In general sense, factory endowment refers to overall availability of usable resources, जिसमें कि natural resource भी आता है and man-made भी आता है। Nevertheless, in the exposition of modern theory, सिर्फ हम 2 ही लेते हैं, लेबर एंड कैपिटल कहते हैं, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन हम मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 लेते हैं। एचओ थ्योरी कहती है कि जिस भी चीज़ में तुम्हारी कंपैरेटिव एडवांटेज है, ठीक है, तो उसमें तुम उस गुड को तुम ज़्यादा बनाओ क्योंकि उसमें तुम अपने गुड को ज़्यादा अच्छा यूज़ कर पाओगे, दैट्स इट। M1 नैरो मनी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, मतलब आपको इसको ओपन करके लिखना है C + DD + OD। C में आप बोलोगे करेंसी,
डी में आप डी में आप बोलोगे डिमांड डिपॉजिट, ओडी में आप बोलोगे अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, एंड दैट्स इट। आपको फिर इसमें ये बताना है कि एक लाइन ऐड कर सकते हो कि जो M1 होता है वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है, ठीक है, क्योंकि ये इजीली कन्वर्टेबल इन कैश होता है। सो दिस इज इट फॉर योर आरटीपी। आई होप आपको काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा, प्रेजेंटेशन का आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच।